उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान ने इस वक्त पूछा जब वो दूसरी तरफ हाथ टेक कर उठ रहा था। इसके इस जुमले पर मैनेजर को जोर का गुस्सा आया। वो एक बार फिर उल्टी हुई मेज पर ढेर हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर दोबारा उठने की कोशिश करता हुआ गुर्राया। आप ख्वामख्वाह खफा हो रहे हैं चचा जान। इमरान ने नहायत सादतमंदी से अर्ज किया, आप यकीनन वालिद साहब के दोस्त मालूम होते हैं। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आइंदा मैं यहाँ ना आऊँगा। मैनेजर सामने खड़ा उसे घूरता रहा और इसका सीना सांसों के उतार चढ़ाव के साथ फूल पिचक रहा था। जी हाँ, इमरान अहमकों की तरह सर हिलाकर बोला। वालिद साहब कहते हैं कि जहाँ औरतें भी हों वहाँ ना जाया करो। जी हाँ, कान पकड़ता हूँ, अब कभी ना आऊँगा। फिर मैनेजर भी ना बोला। वो एक कुर्सी पर बैठकर इमरान को घूरने लगा। इमरान भी सर लटकाए खड़ा रहा। इसके इस रवैये ही ने मैनेजर को उलझन में डाल दिया, वरना ये बात वो भी सोच सकता था कि अगर इमरान भागना चाहता तो वो इसे रोक ना पाता। परिंदा, तुमने अपनी आंखों से देखा था? उसने थोड़ी देर बाद पूछा। वो मेरी गर्दन से टकराया था। मुझे परों की हल्की सी झलक दिखाई दी थी, पर मैं नहीं जानता कि वो किधर गया। बकवास, बिल्कुल बकवास। मेरे क्लब को बदनाम करने की एक इंतहाई मकरूह साजिश। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। तुम बस यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कभी यहाँ तुम्हारी शक्ल ना दिखाई दे, समझे? इमरान कुछ सोचने लगा, फिर सर हिलाकर बोला, ये कोई दूसरा मामला मालूम होता है। आप वाले साहब के दोस्त नहीं हैं। क्यों? चले जाओ। मैनेजर हलक फाड़ कर बोला, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो दोस्त। इमरान यकबयक संजीदा हो गया। तुम कौन हो? मैं सयाह हूँ और मैंने इस पुरस्रार परिंदे के मुतालिक अखबारात में पढ़ा था। सब बकवास है, मैनेजर गुर्राया। वो परिंदा इस कुत्ते जमील के अलावा और किसी को नहीं दिखाई दिया था। क्लब को बदनाम करने का एक नापाक तरीका, तब तो ज़रूर यही बात हो सकती है। और मैं सच कहता हूँ कि मुझे भी इस कहानी पर यकीन नहीं आया है। अभी तुमने क्या स्वांग भरा था? मैनेजर फिर झला कर खड़ा हो गया। बैठो बैठो, ये मेरा पेशा है। इमरान हाथ उठाकर बोला। क्या पेशा? मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूँ, चंद्रनगर का मशहूर अखबार उजाला, नाम तो सुना होगा तुमने। मैं सही वाक़े मालूम करने की गर्ज से यहाँ आया हूँ। तुम झूठे हो। मैनेजर गुर्राया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं झूठा हूँ? मुझे सही मालूमात हासिल करनी है, वरना मैं अब तक यहाँ ठहरता क्यों? मेरा सर इतना मजबूत नहीं है कि लोहे की सलाख से मोहब्बत कर सके। तो तुमने परिंदे का नाम ही इस तरह क्यों लिया था? महज इसलिए कि तुम मुझसे खुलकर गुफ्तगू कर सको। तुमने महज गुस्से में इस बात का इजहार कर दिया कि ये तुम्हारे क्लब को बदनाम करने के लिए एक साजिश है। क्या तुमने दूसरे अखबार के रिपोर्टरों से भी यही कहा होगा? नहीं। मैनेजर अपने होंठों पर जुबान फेर कर बोला। क्यों? लेकिन मैनेजर ने उस नहीं का कोई जवाब नहीं दिया। इमरान ने सर हिलाकर कहा, तुमने इसलिए इस बात का इजहार नहीं किया कि जमील शहर का एक बहुत बड़ा आदमी है। इस पर मैनेजर ने शहर के इस बहुत बड़े आदमी को एक गंदी सी गाली दी, फिर खामोश हो गया। ठीक है, तुम खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते। जाहिर है कि तुम्हारा क्लब इन्हीं बड़े आदमियों की वजह से चलता है। मैनेजर ने तमाम बड़े आदमियों के लिए भी वही गाली दोहराई और अपने जेब में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट तलाश करने लगा। ठीक है, इमरान मुस्कुराकर बोला, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ और मेरा अखबार भी मुत्तफिक हो जाएगा, लेकिन सही हालात का इल्म ज़रूरी है। मैं दावा से कह सकता हूँ कि वो परिंदा जमील के अलावा और किसी को नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जमील तुम्हारे क्लब को बदनाम क्यों करना चाहता है? मैंने इलेक्शन में उसकी मुखालिफत की थी। मैनेजर बोला, मगर मेरा ख्याल है कि इसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। इमरान ने कहा, वो खुद नहीं हिस्सा लेता, मगर अपने उम्मीदवार खड़े करता है और उसकी यही कोशिश होती है कि इस हल्का इंतखाब से उसके उम्मीदवार के अलावा कोई कामयाबी ना हासिल कर सके। अच्छा खैर, हाँ, मगर तुम्हारी मुखालिफत का नतीजा क्या निकला? उसके 2 उम्मीदवार कामयाब ना हो सके और वो इसके बावजूद भी तुम्हारे क्लब में आता रहा था। इमरान ने कहा, हाँ, इसी पर तो मुझे हैरत थी, लेकिन इस परिंदे वाले मामले ने मेरी आंखें खोल दी। वो इस तरह इंतकाम लेना चाहता है। आधे से ज्यादा मुस्तकिल मेंबरों ने क्लब से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और रोजाना के ग्राहकों में भी कमी वाक़ हो गई है। अच्छा, अगर ये साजिश है तो मैं देख लूँगा, इमरान बोला, और मैं यहाँ से इस वक्त तक ना जाऊँगा जब तक कि हकीकत ना मालूम कर लूँ। मैनेजर कुछ ना बोला। इसके चेहरे पर यकीनो
اس کے چہرے پر یقین و تشکیک کی کشمکش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شام بڑی خوشگوار تھی، سورج دور کی پہاڑیوں کی طرف جھک رہا تھا اور کپ کپاتی ہوئی سرخی مائل دھوپ سرسبز چٹانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ عمران چلتے چلتے اچانک منہ کے بل گر پڑا۔ پہلے تو ننھی بچیوں نے کہا لگایا، لیکن جب عمران اٹھنے کی بجائے بے حس و حرکت اوندھا ہی پڑا رہا تو بچوں کے ساتھ والے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ان میں 2 جوان لڑکیاں تھیں اور 3 مرد۔ ایک نے عمران کو سیدھا کیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولا، بے ہوش ہو گیا ہے، دیکھیے سر تو نہیں پھٹا۔ ایک لڑکی بولی اور وہ آدمی عمران کا سر ٹٹولنے لگا۔ یہ لوگ اپنے لباس کی بنا پر اچھی حیثیت والے معلوم ہو رہے تھے۔ نہیں سر محفوظ ہے، نوجوان بولا، یہ شاید کسی قسم کا دورہ ہے، کیا کہتے ہیں اسے، مرگی۔ وہ عمران کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ سامنے ہی ایک عالیشان عمارت تھی اور یہاں سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ یہ نواب مرزا کی کوٹھی تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں میں سے ایک نے کہا، یہ بیچارہ یہاں کب تک پڑا رہے گا، کیوں نہ ہم اسے اٹھا کر کوٹھی میں لے چلیں۔ لڑکیوں نے بھی اس کی تائید کی اور تیسرا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا منہ بنا کر بولا، میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک لڑکی جھلا کر اس کی طرف مڑی۔ یہ مجھے کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ برا ہی صحیح، لڑکی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، دنیا کا کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہوتا۔ عمران کو زمین سے اٹھایا گیا، لیکن وہ تیسرا الگ رہا۔ حالانکہ وہ دونوں اس کی مدد کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ جو تو کر کے وہ کوٹھی میں داخل ہوئے اور سب سے پہلا کمرہ جو ان کی پہنچ میں تھا عمران سے آباد ہو گیا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے طرح کی تدبیریں اختیار کر رہے تھے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر تھک ہار کر انہیں ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا۔ یہ بن رہا ہے، اس نوجوان نے کہا جس نے اسے برا آدمی کہا تھا۔ تم احمق ہو، لڑکی بولی۔ ہو سکتا ہے شوکت کا خیال درست ہو، دوسرے نے کہا۔ تم بھی احمق ہو، پہلے نے کچھ نہیں کہا، دوسری لڑکی بھی خاموش رہی۔ اچھا میں اسے ہوش میں لاتا ہوں، شوکت آگے بڑھ کر بولا۔ نہیں، قطعی نہیں، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا، ڈاکٹر آ رہا ہے۔ تمہاری مرضی، شوکت برا سا منہ بنائے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں ایک باوقار بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن تندرستی بہت اچھی تھی۔ سفید بالوں میں بھی وہ جوان معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ ایک راہگیر، لڑکی نے کہا۔ چلتے چلتے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لیکن ہے کون؟ پتہ نہیں، تب سے اب تک بے ہوش ہے۔ اوہ، تم لوگوں کو بالکل عقل نہیں۔ ہٹو ادھر، مجھے دیکھنے دو۔ بوڑھا مشہری کے قریب پہنچ کر بولا، آدمی سی حیثیت معلوم ہوتا ہے، اس کی جیب میں وزٹنگ کارڈ ضرور ہوگا، تم لوگ اب تک جھک مارتے رہے ہو۔ اس نے عمران کی مختلف جیبیں ٹٹولنے کے بعد آخرکار ایک وزٹنگ کارڈ نکال ہی لیا اور اس پر نظر ڈالتے ہی اس نے کہا لگایا، دیکھا پروین، میں نہ کہتا تھا کہ کوئی ذی حیثیت آدمی ہے۔ یہ دیکھو، شہزادہ ستوت جاہ، شوکت نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ پروین بوڑھے کے ہاتھ سے کارڈ لے کر دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے ہی ملنے کے لیے ادھر آیا ہو، بوڑھے نے کہا۔ شوکت دوسری لڑکی کے قریب کھڑا آہستہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکی بوڑھے کو مخاطب کر کے بولی، شوکت بھائی کا خیال ہے کہ یہ شخص بے ہوش نہیں ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ اب تک ہوش میں آنا چاہیے تھا، لڑکی نے کہا۔ یعنی تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ بن رہا ہے؟ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، تو اس معاملہ میں جو بھی شوکت سے متفق ہو اپنے ہاتھ اٹھا دے، بوڑھے نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ پروین کے علاوہ اور سب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کیوں، تم ان لوگوں سے متفق نہیں ہو؟ بوڑھے نے اس سے پوچھا۔ نہیں حضور ابا۔ اچھا، تو تم یہیں ٹھہرو اور تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، بوڑھے نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ پروین کے علاوہ اور سب چلے گئے۔ نواب جاوید مرزا عرف عام میں جھکی تھا اور اس کے ذہن میں جو بات بیٹھتی پھر پتھر کی لکیر ہو جاتی۔ وہ لوگ جو اس سے کسی بات پر متفق نہ ہوتے، انہیں عام طور پر خسارے ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے تینوں بھتیجے شوکت، عرفان، صفدر اور بھانچی ریحانہ اس وقت دھوکے ہی میں رہے، اس لیے انہیں اس کے عتاب کا شکار ہونا پڑا۔ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ نواب جاوید مرزا کی رائے مختلف ہوگی۔ میرا خیال بھی کبھی غلط نہیں ہوتا، جاوید مرزا نے پروین کی طرف دیکھ کر کہا، یا ہوتا ہے کبھی نہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔
वो काफ़ी देर तक इमरान को देखता रहा, फिर जावेद मिर्ज़ा की तरफ देख कर कहा, आपका क्या ख्याल है? नहीं, तुम पहले अपना ख्याल जाहिर करो। जो आपका ख्याल है वही मेरा भी है। यानी डॉक्टर शशोपंच में पड़ गया। वो यहाँ का फैमिली डॉक्टर था और यहाँ से उसे सैकड़ों रुपए माहवार आमदनी होती थी, इसलिए वो बहुत मुहतात रहता था। वो जावेद मिर्ज़ा के सवाल का जवाब दिए बगैर एक बार फिर इमरान पर झुक पड़ा। हाँ, जावेद मिर्ज़ा सर हिलाकर बोला, अच्छी तरह इत्मीनान कर लो, फिर ख्याल जाहिर करना। जावेद मिर्ज़ा टहलने लगा। एक लहजे के लिए इसकी पुश्त इनकी तरफ हुई और परवीन ने इशारे से डॉक्टर को समझा दिया। जावेद मिर्ज़ा टहलता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता बुड़बड़ा रहा था, शहज़ादा सतूते जा, शहज़ादा सतूते जा। वाह, नाम से ही शान टपकती है, पुरानी अजमतों का एहसास होता है। जनाब आली, डॉक्टर सीधा खड़ा होता हुआ बोला, बेहोशी, गहरी नींद, मगर ये कोई मर्ज नहीं मालूम होता। खूब, तो तुम भी मुझसे मुत्तफिक हो। कतन जनाब, फिर ये होश में कैसे आएगा? मेरा ख्याल है खुद ब खुद दवा की ज़रूरत नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि दवा की ज़रूरत है। अगर आपका ख्याल है तो फिर होगी, आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बाकार हैं। डॉक्टर ने कहा, नहीं भाई, भला मैं किस काबिल हूँ? जावेद मिर्ज़ा ने मुस्कुराकर खाकसारी जाहिर की। फ़िलहाल मैं एक इंजेक्शन दे रहा हूँ। इंजेक्शन? जावेद मिर्ज़ा ने बुरा सा मुँह बनाया। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के मुआलिजों को, इंजेक्शन के अलावा और कोई इलाज ही नहीं है। फिर आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर ने उकताए हुए लहजे में कहा, कोई नया तरीका? एक बार नादिर शाह दुरानी ने यकबयक इमरान बौखलाकर उठ बैठा। गेट आउट ऑल ऑफ यू, उसने झलाए हुए लहजे में कहा और फिर चारों तरफ देखकर शर्मिंदा हो जाने के अंदाज में होंठों पर जुबान फेर फेर कर थूक निकलने लगा। अब कैसी तबीयत है? जावेद मिर्ज़ा ने पूछा। वो तो ठीक है, मगर इमरान आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। मैं जावेद मिर्ज़ा हूँ, ये परवीन है और ये डॉक्टर फितरत इशरत, डॉक्टर ने तस्हीह की। और मैं, हाँ, तुम सतूत जा हो, शहजादा सतूत जा। हाय, इमरान आंखें फाड़ कर बोला, आप मेरा नाम कैसे जान गए? इस पर जावेद मिर्ज़ा सिर्फ हंस कर रह गया। मैंने अभी तक किसी पर अपनी असलियत जाहिर नहीं की थी। आपको कैसे? परवाह मत करो, जावेद मिर्ज़ा ने कहा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मगर मैं यहाँ कैसे आया? तुम चलते चलते गिरकर बेहोश हो गए थे, जावेद मिर्ज़ा बोला। इमरान के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? एक्सीडेंट? जावेद मिर्ज़ा ने हैरत जाहिर की। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरी कार कहाँ है? कार? परवीन उसे घूर कर बोली, आप तो पैदल थे, हमने कोई कार नहीं देखी। मजाक न कीजिए, इमरान घुघिया कर बोला। नहीं बाखुदा, वहाँ कोई कार नहीं थी। मेरे खुदा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? इमरान अपनी पेशानी रगड़ने लगा। क्या मामला है? जावेद मिर्ज़ा ने दखल दिया। मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था, इमरान ने कहा। फिर इसका नतीजा जो कुछ हुआ होगा जाहिर है। जावेद मिर्ज़ा से लेकर दरवाज़ों के शीशे साफ करने वाला लड़का तक सब पागल हो गए। बड़ी दूर दूर तक कार की तलाश की गई, मगर वहाँ था क्या? थोड़ी देर बाद सब स्टडी में इकट्ठे हुए। शौकत, इरफान, सफदर और रेहाना भी मौजूद थे। शौकत बार बार इमरान को अजीब नज़रों से घूरने लगता था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इन सब से बेजार हो। इसने उस दौरान में एक बार भी हैरत का इजहार नहीं किया था। सरदार गढ़ भूतों का मस्कन बन गया है, जावेद मिर्ज़ा बुड़बड़ाया। रोज़ाना एक अनहोनी बात सामने आती है। वैसे सतूतजा, तुम ठहरे कहाँ हो? रॉयल होटल में। सरदार गढ़ कब आए? परसों। तुम अपनी कार के लिए क्या करोगे? सब्र करूँगा। आप कहाँ के शहजादे हैं जनाब? दफतन शौकत ने पूछा। प्रिंस ऑफ ढंप। इमरान अपनी गर्दन अकड़ कर बोला, ये ढंप क्या बला है? नक्शे में तलाश कीजिए, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। शौकत, बाहर जाओ। जावेद मिर्ज़ा बिगड़ गया। शौकत चुपचाप उठा और बाहर चला गया। तुम कुछ ख्याल ना करो, जावेद मिर्ज़ा ने इमरान से कहा। ये ज़रा बददिमाग है, आप भी मेरी तौहीन कर रहे हैं। इमरान ने ना खुशगवार लहजे में कहा, ना आप ना जनाब, तुम। ये भी कोई बात हुई? मैं नवाब जावेद मिर्ज़ा हूँ। अच्छा। इमरान उछल कर खड़ा हो गया, फिर आगे बढ़कर इससे मुसाफहा करते हुए बोला, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी हुई। और ये सब हजरात और ख़वातीन, ये इरफान है, ये सफदर है, ये परवीन, ये रेहाना। ये परवीन। इमरान सफदर की तरफ इशारा करके बोला, फिर अपना मुंह पीटने लगा।
ला हौला वला कुव्वत, भूल गया। ये जावेद मिर्जा ने एक बार फिर इनके नाम दोहराकर इमरान को समझाने की कोशिश की। इन सब की रगों में आपका खून है। इमरान ने पूछा। हाँ, ये दोनों मेरे भतीजे हैं, ये भांजी और ये बेटी। ओह, और वो साहब जो चले गए, वो भी भतीजा है। एक बार फिर बड़ी खुशी हुई। इमरान ने फिर जावेद मिर्जा से बड़ी गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। मगर आपकी कार का क्या होगा? जावेद मिर्जा ने तशवीश आमेज लहजे में कहा। एक बार फिर याद कीजिए कि आपने उसे कहाँ छोड़ा था। पता नहीं मैंने उसे छोड़ा था या उसने मुझे छोड़ा था। मुझे सबसे पहले इस पर गौर करना चाहिए। अचानक नवाब जावेद मिर्जा ने नाक सिकोड़कर बुरा सा मुंह बनाया। सचमुच मैं इस शौकत को यहाँ से निकाल दूंगा, इसने कहा। नहीं, मैं खुद ही जा रहा हूँ, इमरान ने उड़ते हुए कहा। अरे हाय, आपके लिए नहीं कहा गया। जावेद मिर्जा इसे शानों से पकड़कर बिठाता हुआ बोला। वो तो मैं शौकत से कह रहा था, आप किसी किस्म की बू नहीं महसूस कर रहा हूँ। बाकी ये क्या बला है? इमरान अपने नथने बंद करके मिनमनाया। इसे साइंटिस्ट कहलाए जाने का खब्त है। इस वक्त गालिबन वो अपनी तजर्बागाह में है और ये बदबू किसी गैस की है, खुदा की बना। ऐसा मालूम होता है जैसे भंगियों की फौज कहीं करीब ही मार्च कर रही हो। कम से कम शाही खानदानों के अफराद के लिए तो ये मुनासिब नहीं है। इमरान ने होंठ सिकोड़ कर कहा। आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जावेद मिर्जा उसे तहसीन आमेज नजरों से देखता हुआ बोला। फिर परवीन की तरफ मुड़कर कहा, देखा, मैं ना कहता था। आज भी शाही खानदानों में ऐसे नौजवान अफराद मौजूद हैं जिन्हें अमूमियत से नफरत है। ये साइंटिस्ट होना हमारे बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। डॉक्टर इशरत, तुम जा सकते हो। जावेद मिर्जा ने आखिरी जुमला डॉक्टर की तरफ देखे बगैर कहा था। डॉक्टर रुखसत हो गया। इसी शाम को रोशी भी इमरान की 2 सीटर कार समेत सरदार गढ़ पहुंच गई। इमरान ने सुबह ही उसे इसके लिए तार दिया था और इसे तवक्को थी कि रोशी दिन डूबते डूबते सरदार गढ़ पहुंच जाएगी। इसे महकमा सुराग रसानी का एक आदमी जमील की कोठी तक पहुंचा गया था। इमरान अपना तरीक़ेकार मुतय्यन कर चुका था और स्कीम के तहत इसे रॉयल होटल में क़याम करना था। वहाँ कमरे हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई और यह हकीकत है कि इसने वहाँ के रजिस्टर में अपना नाम शहजादा सतूत जहाँ ही लिखवाया और रोशी बदस्तूर रोशी ही। उसे शहजादे साहिब की प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत हासिल थी। रात का खाना उन्होंने डाइनिंग हॉल ही में खाया और फिर इमरान रोशी को यहाँ के हालात से आगाह करने लगा। अचानक इसकी नज़र शौकत और इरफान पर पड़ी, जो इनसे काफ़ी फासले पर बैठे इन दोनों को घूर रहे थे। इमरान ने दरियाफ्ते हाल किसी अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी और इरफान अपनी मेज से उठकर तीर की तरह इनकी तरफ आया, लेकिन शौकत ने मुंह फेर लिया। तशरीफ रखिए मिस्टर परवान, इमरान ने पुरमुसर्रत लहजे में बोला। इरफान, उसने बैठते हुए तस्हीह की। आप कुछ ख्याल न कीजिएगा, इमरान ने शर्मिंदगी ज़ाहिर की। मुझे नाम अमूमन गलत ही याद आते हैं। आपने इरफान और परवीन को गड़मड़ कर दिया। इरफान हंसने लगा। अक्सर ऐसा भी होता है। कहिए, आपकी गाड़ी मिली? ला हौला वला कुव्वत। क्या कहूँ? इमरान और ज्यादा शर्मिंदा नजर आने लगा। क्यों, क्या हुआ? वो कमबख्त तो यहाँ गैराज में बंद पड़ी थी और मुझे याद आ रहा था कि मैं गाड़ी पर ही था। खूब। इरफान उसे अजीब नजरों से देखने लगा, लेकिन वो बार बार नजरें चुराकर रोशी की तरफ भी देखता जा रहा था। वो सचमुच ऐसे ही मौदबाना अंदाज में बैठी थी जैसे किसी शहजादे की प्राइवेट सेक्रेटरी हो। अचानक इमरान इसकी तरफ मुड़कर अंग्रेजी में बोला, मैं अभी क्या याद करने की कोशिश कर रहा था? मेरा ख्याल है इस आदमी ही का नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी जिसने 1 एकड़ ज़मीन में 1.5 मन शलजम उगाए थे। याद आ गया। इमरान उछलकर खड़ा हो गया, फिर फौरन ही बैठकर बोला, मगर नहीं, वो तो दूसरा आदमी था जिसने क्या ला हौला वला कुव्वत, ये भी भूल गया। क्या बताऊं इमरान साहिब? इमरान नहीं, इरफान ने फिर टोका। इरफान साहिब, हाँ तो मैं क्या कह रहा था। इरफान बोर होकर उठ गया। हालांकि वो रोशी की वजह से बैठना चाहता था, मगर उसे अंदाज़ा हो गया था रोशी इस अहमक आदमी की मौजूदगी में इसमें दिलचस्पी नहीं ले सकती, क्योंकि इसने इस दौरान में एक बार भी इरफान की तरफ नहीं देखा था। इरफान फिर शौकत के पास जा बैठा।
इमरान और रोशी भी उठकर अपने कमरों में चले आए। वो दूसरा आदमी तुम्हें अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था, रोशी ने कहा। तब वो तुम्हें देख रहा होगा। शट अप। ऑर्डर ऑर्डर। तुम मेरी सेक्रेटरी हो और मैं प्रिंस सतुतेजा, लेकिन इस रोल में तो अपनी हिमाकतों से बाज आ जाओ, रोशी ने कहा। मगर इमरान ने इस बात को टालकर दूसरी शुरू कर दी। कल तुम जेल खाने में जाओगी और मेरा ये मतलब नहीं कि हाँ, वहाँ एक कैदी है। मैंने आज बहुतीरी मालूमात फराहम कर ली हैं। हाँ, वो कैदी, इसका नाम सलीम है। इसे शौकत ने जेल भिजवाया था। कल सुबह तुम्हें इससे मिलने के लिए इजाज़तनामा मिल जाएगा। इमरान खामोश होकर कुछ सोचने लगा। लेकिन मुझे इससे क्यों मिलना होगा? ये मालूम करने के लिए कि इस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनमें कहाँ तक हकीकत है। क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसी से पूछना। लेकिन वो है कौन और इस वाक़े से उसका क्या ताल्लुक है? तुम इसकी परवाह मत करो। इससे जो कुछ गुफ्तगू हो मुझे उससे मुतला कर देना। खैर मत बताओ, मगर जाहिर है कि मैं एक मुलाकाती की हैसियत से वहाँ जाऊंगी। वो इस मुलाकात की वजह ज़रूर पूछेगा। वो सोचेगा ओ नहीं ओ नहीं। इमरान हाथ उठाकर बोला, तुम इसकी भी परवाह ना करो। इससे कह देना कि तुम एक गैर मुकामी अखबार की रिपोर्टर हो। तब तो मुझे इसके थोड़े बहुत हालात से पहले ही वाकिफ होना चाहिए। ठीक है? इमरान पसंदीदगी के इजहार में सर हिलाकर बोला, तुम अब काफ़ी चल निकली हो। अच्छा तो सुनो। सलीम शौकत का लेबॉर्ट्री असिस्टेंट था। शौकत वो आदमी जो तुम्हारी दानिश में इस वक्त मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा था, वो परवीन का चच्चाजाद भाई है। गालिबन तुम समझ ही गई होगी। यानी वो खुद भी परवीन के उम्मीदवारों में से हो सकता है। वाकई चल निकली हो। बहुत अच्छे। हाँ यही बात है। और शौकत को साइंटिफिक तजुर्बात का खब्त है। वो एक बाकायदा किस्म की लेबॉर्ट्री भी रखता है। और वो क्या नाम है उसका? सलीम उस लेबॉर्ट्री का असिस्टेंट था और शौकत ही ने उसे जेल भिजवाया। आखिर क्यों? वजह क्या थी? वजह बज़ाहिर ऐसी नहीं जिससे इस केस के सिलसिले में हमें कोई दिलचस्पी हो सके, लेकिन हो सकता है कि वो वजह वो ना हो जो जाहिर की गई हो। क्या जाहिर की गई है मैं वही पूछ रही हूँ। एक मामूली सी रकम खुर्द बुर्द कर देने का इल्ज़ाम, यानी इस इल्ज़ाम के तहत वो जेल में है, रोशी ने पूछा। यकीनन। तब फिर जाहिर है कि हकीकत भी यही होगी, वरना वो इस जुर्म के तहत जेल में क्यों होता? क्यों? क्या ये नहीं हो सकता कि असल जुर्म आयद करदा इल्ज़ाम से भी ज़्यादा संगीन हो, जिसे ना शौकत ही जाहिर करना पसंद करता हो और ना सलीम? अगर ये बात है तो फिर वो मुझे हकीकत बताने ही क्यों लगा? रोशी रोशी रोशी, इतनी ज़ही ना बनो वरना मैं बोर हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करो। फिर कोई तीसरी बात होगी जिसे तुम जाहिर नहीं करना चाहते। रोशी ने लापरवाही से कहा, खैर मैं जाऊंगी। हाँ शाबाश, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम किसी तरह इससे मिलो। कैदी सलाखों की दूसरी तरफ मौजूद था। रोशी ने इसे गौर से देखा और वो इसे नीचे से ऊपर तक एक शरीफ आदमी मालूम हुआ। उसकी उम्र 30 और 40 के दरमियान रही होगी। आंखों में ऐसी नरमी थी जो सिर्फ ईमानदार आदमियों ही की आंखों में नजर आ सकती है। रोशी को देखकर वो सलाखों के करीब आ गया। मैं आपको नहीं जानता, वो रोशी को घूरता हुआ आहिस्ता से बोला। रोशी ने एक कहकहा लगाया जिसका अंदाज चिढ़ाने का सा था। रोशी ने इस वक्त अपने जहन को बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। वो अपने तौर पर इससे गुफ्तगू करना चाहती थी। इमरान के बताए हुए तरीकों पर अमल करने का इरादा नहीं था। इमरान की बातों से इसने अंदाज़ा कर लिया था कि वो सिर्फ इस मुलाकात का रद्द अमल मालूम करना चाहता है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। आप कौन हैं? कैदी ने फिर पूछा। मैं रोशी ने फिर कहकहा लगाया और बुरी औरतों की तरह बेढंगेपन से लचकने लगी। मैं समझ गया, कैदी आहिस्ता से बोला, लेकिन तुम मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। कतई नहीं, कभी नहीं। बात बड़ी अजीब थी और इन जुमलों की नौइयत पर गौर करते वक्त रोशी की अदाकारी रुखसत हो गई। वो एक सीधी सादी औरत नजर आने लगी। कैदी इसे तवज्जो और दिलचस्पी से देखता रहा। फिर इसने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अचानक रोशी की जहानत फिर जाग उठी। उसने मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर कहा, नहीं तुम वो आदमी नहीं मालूम होते। कौन आदमी? क्या तुम्हारा नाम सलीम है? मेरा यही नाम है। और तुम नवाबजादा शौकत के लेबॉर्ट्री असिस्टेंट थे? हाँ ये भी ठीक है। फिर तुम वही आदमी हो। कैदी के चेहरे पर तफक्कुर के आसार पैदा हो गए, लेकिन इनमें सरासिम की कोई दखल नहीं था।
وہ خالی الذہنی کے سے انداز میں چند لمحے روشی کے چہرے پر نظر جمائے رہا، پھر وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر بولا، تم جا سکتی ہو، لیکن اگر تم سلیم، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ مگر وہ جاؤ، وہ حلق پھاڑ کر چیخا اور 2 سنتری تیزی سے چلتے ہوئے سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ قبل اس کے کہ قیدی کچھ کہتا روشی بول پڑی، تم فکر نہ کرو سلیم، میں تمہارے گھر والوں کی اچھی طرح خبر گیری کروں گی۔ اور پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی۔ عمران نے روشی کا بیان بہت غور سے سنا اور چند لمحے خاموش رہ کر بولا، تم واقعی چل نکلی ہو، اس سے زیادہ میں بھی نہ کر سکتا۔ تم میری اس کارروائی سے مطمئن ہو؟ روشی نے پوچھا، اتنا مطمئن کہ عمران جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ کسی نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ ہاں کم ان، عمران نے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ عمران نے اس پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی۔ میں سعیدہ ہوں، لڑکی نے کہا، آپ نے مجھے دیکھا ہوگا۔ نہیں، ابھی نہیں دیکھ سکا۔ سیکرٹری میریانک، لڑکی اس پر کچھ جھنجھلا سی گئی۔ میں سجاد صاحب کی لڑکی ہوں۔ لا حول ولا قوت، میں لڑکا سمجھا تھا۔ تشریف رکھیے۔ سیکرٹری، ڈائری میں دیکھو۔ یہ امجاد صاحب کون ہے؟ سجاد صاحب، لڑکی غصیلی آواز میں بولی۔ آخر آپ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں نے آج تک پتنگ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اڑائی، آپ یقین کیجئے۔ یوں تو اڑانے کو میرے خلاف بے پر کی بھی اڑائی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہنے آئی تھی کہ جمیل بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سعیدہ جھلا کر کھڑی ہو گئی۔ سیکرٹری، ذرا ڈائری۔ عمران کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی سعیدہ کمرے سے نکل گئی۔ اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے، روشی بولی۔ تم نے کیا کہہ دیا؟ وہ غصے میں معلوم ہوتی تھی۔ عمران خاموش رہا، اتنے میں فون کی گھنٹی بول اٹھی۔ عمران نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں ہم ہی بول رہے ہیں، ستوتے جا۔ اوہ اچھا، ہم ضرور آئیں گے۔ عمران نے ریسیور رکھ کر انگڑائی لی اور خواہ مخواہ مسکرانے لگا۔ مجھے اس آدمی سلیم کے متعلق بتاؤ، روشی نے کہا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ۔ وہ عجیب تھا، اور اس کا وہ جملہ، تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی، اور اس نے پوچھا تھا کہ تمہیں کس نے بھیجا۔ روشی، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں سوچا، ویسے وہ چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے نا؟ یہی خاص نکتہ ہے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، لیکن اس نے جو گفتگو تم سے کی تھی وہ عجیب تھی یا نہیں، اب تم خود اندازہ کر سکتی ہو۔ یعنی اس کے سلسلے میں حقیقت وہ نہیں جو ظاہر کی گئی ہے۔ بس، بالکل ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر روشی بڑبڑانے لگی۔ اور وہ نیلا پرندہ، بالکل کہانیوں کی باتیں۔ نیلا پرندہ۔ عمران ایک طویل سانس لے کر اپنی ٹھوڑی کھجانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ اسے جمیل کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا۔ پیر یاسین نائٹ کلب کے مینیجر کا بھی یہی بیان ہے۔ آج میں ان چند لوگوں سے ملوں گا جن کے نام مجھے معلوم ہوئے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اس شام کلب کے ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ لیکن اس دن چند گھنٹوں کے بعد اس سلسلے میں عمران نے روشی کو جو کچھ بھی بتایا وہ امید افزا نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں سے ملا تھا جو واردات کی شام کلب میں موجود تھے، لیکن انہیں وہاں کوئی پرندہ نہیں نظر آیا تھا۔ البتہ انہوں نے جمیل کو بوکھلائے ہوئے انداز میں اچھلتے ضرور دیکھا تھا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ روشی نے کہا، فی الحال کچھ بھی نہیں۔ عمران نے کہا اور جیب میں چوئنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ روشی میز پر پڑے ہوئے قلم تراش چاقو سے کھیلنے لگی۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی سوال تھے۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، فیاض نے کہا تھا نائٹ کلب میں وہ پرندہ کئی آدمیوں کو نظر آیا تھا، لیکن دوسروں کے بیانات اس کے برعکس ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کیپٹن فیاض کو غلط اطلاعات ملی ہوں، روشی نے کہا۔ اسے یہ ساری اطلاعات سجاد سے ملی تھی، اور سجاد جمیل کا چچا ہے۔ اچھا، پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا خود جمیل ہی ان اطلاعات کا ذمہ دار ہے۔ ہاں، فی الحال یہی سمجھا جا سکتا ہے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، اچھا پھر میں چلا۔ جمیل مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ جمیل کی کوٹھی میں سب سے پہلے سعیدہ ہی سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ اس نے عمران کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا، اور قبل اس کے کہ عمران جمیل کے متعلق استفسار کرتا، سعیدہ نے کہا، آخر آپ اتنا بنتے کیوں ہیں؟ عمران کسی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے تشویش آمیز لہجے میں کہا،
حالانکہ آپ نے یہ بات اردو ہی میں پوچھی ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سعیدہ نے پوچھا۔ اوہ، آپ نے کہا تھا شاید جمیل صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جمیل صاحب نہیں بلکہ میں خود ملنا چاہتی تھی۔ ملیے۔ عمران سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ جمیل بھائی کسی سے نہیں ملتے، سعیدہ نے کہا۔ اس دن آپ کی اس تدبیر نے بڑا کام کیا تھا۔ جمیل صاحب نے دوسروں کو خواہ الو بنا رکھا ہے۔ عمران غصیلے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ داغ بنائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ مشکل کام نہیں۔ میں آپ کے چہرے پر اس قسم کے سیاہ دھبے بآسانی ڈال سکتا ہوں۔ آپ بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ Like, comment, share. Press the bell icon.